अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी बातें कही हैं जिस पर इस देश में चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर सत्ता पाने वालों से इस देश को सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात कि कुछ लोग झूठे वायदे करके या मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटकर इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं और इस देश को लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है। क्या वाकई में ऐसा है कि राजनीतिक दल इस प्रकार का काम करते हैं या सिर्फ सत्ता पाने के लिए इस तरह के वायदे का इस्तेमाल होते हैं, या कुछ एक पार्टी इसके लिए जिम्मेदार हैं या सभी दल इसके लिए जिम्मेदार हैं? ये एक व्यापक विचार विमर्श और डिबेटेबल टॉपिक है जिसके बारे में खुली परिचर्चा होनी चाहिए। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, नागपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं जिस पर इस देश में सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए और खुली चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट से इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं कुछ राजनीतिक दल। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मुख्यतः आरोप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर उन्होंने लगाया है। उनका ये कहना है कि रेवड़ियाँ बांटकर टैक्स दाताओं का अपमान किया जा रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है और इस देश में जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था है इसे मजबूत करने के लिए लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है। क्योंकि भारत पहले भी कई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी पहला, दूसरा और तीसरी औद्योगिक क्रांति में पिछड़ गया है। अब हमें चौथी औद्योगिक क्रांति में पिछड़ना नहीं है। तो आखिर अर्थव्यवस्था की बदहाली के आरोप राजनीतिक दलों पर लगने के राजनीतिक मायने क्या हैं और क्या सिर्फ विपक्ष ही इसकी राजनीति कर रहा है, बीजेपी बिल्कुल नहीं कर रही, या बीजेपी कर रही है, बाकी राजनीतिक दल उसे कॉपी कर रहे हैं? दरअसल मुफ्त की योजनाओं ने आम आदमी पार्टी को एक बहुत राइज दिया। इस राइज का असर ये हुआ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर पंजाब की हुकूमत पर काबिज हो गई, दिल्ली के एमसीडी पर काबिज हो गई, गुजरात चुनाव में 41 लाख वोट पा गई। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, उसने ओपीएस स्कीम हिमाचल में घोषित की। नतीजा, कांग्रेस ने बीजेपी को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया हिमाचल प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि कुछ दल देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं, क्या इसमें सच्चाई है? क्या शॉर्टकट के जरिए इस देश की राजनीति हो रही है? इसमें कोई सच्चाई है? सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है या बीजेपी भी इसके लिए कसूरवार है? इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। और क्या झूठ बोलकर राजनीतिक दल इस देश में सत्ता हासिल करते हैं? वैसे ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5 दशक से भारत के राजनीतिक दलों का है। तो क्या कुछ एक दल जिम्मेदार हैं या इस हमाम में सब नंगे हैं? क्या है? कुछ बयान सुनिए, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है। आज किसान बर्बाद है, नौजवान बर्बाद है, पिछड़े दलित, इनका आरक्षण खत्म किया जा रहा, बाबा साहब के संविधान को खत्म किया जा रहा। तो देश चौपट करके ये देश गुलामी तरफ, और जिस तरीके से ये अघोषित इमरजेंसी लगा दी है, और ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके और लोकतंत्र और संविधान खत्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक्सपोज करने के लिए, सबसे पहले उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए जो हमारे देश के सरकारी उपक्रमों को निजीकरण कर रहे हैं, यूं कहें बेच रहे हैं। उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। जिन्होंने देश में आर्थिक तंगी ला दी, उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। जिन्होंने देश को बेरोजगार करा दिया, उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। तो आज की परिचर्चा राष्ट्रीय परिदृश्य पे है, महत्वपूर्ण है
और सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के विचार भी इस बारे में ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर ही देश टिका हुआ है। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, IP सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, संजय बेचन बहुत जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। समीर सिंह जी, इस तरह के आरोपों के पीछे मायने क्या है और प्रधानमंत्री किसके लिए कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? सिर्फ विपक्ष ने ही तो नहीं इस तरह का काम किया, बीजेपी ने भी जहाँ चुनाव लड़े हैं तमाम तरीके की इस तरीके की लुभावनी घोषणाएं की हैं, तो आरोप सिर्फ विपक्ष पर क्यों? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, निश्चित रूप से जिस प्रकार की पिछले दिनों कई राज्यों की विधानसभाओं में देखने को मिला है, आर्थिक स्थिति के बारे में जो उन्होंने फ्री की बात करने की बात कही, लोगों को लुभाने के बारे में, ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के नाते सब लोग अपनी अपने घोषणा पत्र लाते हैं और अपने वादे करते हैं और जनता की भलाई के लिए काम करने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उस घोषणा पत्र पर कितना काम किया उस राजनीतिक दलों ने, एक बार उसका भी आकलन होना चाहिए। और घोषणा पत्र सिर्फ हवाई नहीं होना चाहिए। घोषणा पत्र के अंदर जो बातें राजनीतिक दल कह रहे हैं उसको हम पूरा कैसे करेंगे और पूरा करके भी दिखाना चाहिए। आपने अपने बातों में पंजाब का उल्लेख किया कि साहब आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। सरकार तो बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन जो वादा किया था उन वादों का क्या हुआ? दिल्ली के अंदर उन्होंने जो वादा किया था उन वादों का क्या हुआ? ये सब निश्चित रूप से गुजरात के अंदर जो वादा कर रहे थे वो क्या करने की स्थिति में थे? 2 राज्यों में उनकी सरकार है, उन वादों को उन्होंने पूरा किया है क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और कहीं ना कहीं देश की समृद्धि और देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए, और जब देश की तुलना दुनिया के देशों से हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे अंदर सामरिक स्थिति क्या है। पर आप खुद भी तो सीखिए। आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव, आप भी मुफ्त बिजली बांट रहे थे। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, हमने मुफ्त बिजली किसी को देने की बात कही, हमने सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात कही, हमने सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बोरिंग देने की बात की। हमने 2022 की बजट में सरकार बनने के बाद हमने जो बजट लाया उसमें हमने प्राविधान किया। हमने डीबीटी के जरिए कैश बांट रहे हैं लोगों में, नगद नहीं। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, तो आप दूसरों पे आरोप कैसे लगा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, 2 बातें होती हैं। एक तो देश के अंदर जो गरीब है, हमारी पार्टी का सिद्धांत है अंत्योदय, कोई भी गरीब बिना भोजन के सोने ना पाए। ये सब सरकारों ने किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया। हमारी प्राथमिकता में था गरीबी हटाओ का नारा, कई सरकारों ने लगाया, कई पार्टियों ने लगाया, लेकिन गरीबी वो नहीं हटा पाए। हमने कहा था कि हम गरीबों मजलूमों की सेवा करेंगे। हमने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया, हमने गरीबों को शौचालय दिया, हमने गरीबों को फ्री बिजली कनेक्शन दिया, हमने गरीबों को सस्ती बिजली दी, हमने गरीबों को फ्री राशन दिया। इतना तो आप ही गिना डाल रहे हो। नहीं, मैं इस नाते गिना रहा हूं ब्रजेश जी कि भारत के अंदर रहने वाली 125 करोड़ 126 करोड़ जनता में सबको अधिकार है कि उसको। भाई साहब, ये कोई पाकिस्तानी को तो बांटने नहीं, ये भी भारतीय लोगों को ही दे रहे हैं ना। नहीं, हमने तो आप करो तो ठीक, ये करें तो गलत। नहीं, जरूरतमंद को देना कोई बुरा नहीं है। हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हमने एम्स खोला है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हम लोगों की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, हम उसमें भी पैसा खर्च कर रहे हैं ब्रजेश जी। जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति किसी भी सरकार को करना चाहिए, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हवाई घोषणाएं, हवाई बातें और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले राजनीतिक दल कहीं ना कहीं बेनकाब हो रहे हैं। जनता उनको बेनकाब कर रही है और आगे भी हम जनता से अपील करेंगे कि जनता इनके मैनिफेस्टो, इनकी घोषणाओं का आकलन करे और फिर राजनीतिक। बहुत शुक्रिया आपका। मैं IP सिंह को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। IP सिंह जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, काफ़ी दिन के बाद आप डिबेट में दिखाई दिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि शॉर्टकट की राजनीति करने वाली पार्टियां टैक्स पेयर के पैसे की दुश्मन हैं और अर्थव्यवस्था को ख़राब करना चाहते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है कि झूठ बोलकर कुछ पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं? प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में जब वो
जनता से वोट मांग रहे थे, तो मुझे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं जब उन्होंने कहा कि जब आपके घर में जो सिलेंडर रखा हुआ है 350 रुपए में आता है, जब वोट डालने जाइएगा तो उस सिलेंडर को अगरबत्ती दिखाकर जाइएगा, बार बार दिखाइएगा। 350 रुपए का सिलेंडर प्रधानमंत्री जी ने 1150 में कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर पर एक बार बाईं तरफ एक बार दाईं तरफ जो उनके बाबू हैं वो लिख कर दे देते, उसको पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस श्री अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, श्री अरविंद केजरीवाल, पर उन्होंने नाम नहीं लिया, इसलिए आप मेंशन कर रहे हैं, तो आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे। अरे नहीं लिया, लेकिन जो बात वो टारगेट कर रहे हैं, विपक्ष को कर रहे हैं, जिस तरह से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को टारगेट किया, जिस तरह से ममता जी को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से अपोजिशन की सरकार बिहार में है उसको टारगेट कर रहे हैं, मैं उसके आधार पर बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को इस बात की पीड़ा हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि जो देश का संविधान है, जो उसका मूल है, उसमें साफ साफ वेलफेयर स्टेट है। और जो गरीब हैं, मेरी बिजली का बिल 55% बढ़ गया। 2017 से लेकर 2022 के बीच आज देश में सबसे महंगी बिजली है जी। अगर बिजली में राहत देने की बात अरविंद केजरीवाल जी ने किया, विपक्ष की सरकारें कर रही हैं, तो जनता को राहत मिलनी चाहिए। आपने क्या किया कि खाद के दाम बढ़ा दिए, खाद की कीमत व्यापारियों की तरह, बनियों की तरह मतलब कीमत कम दिखे, सामान भी कम रहे, कीमत कम दिखे, इसलिए आपने हर बोरी से 5 किलो खाद कम कर दिए। तो प्रधानमंत्री जी, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप किस बात का विलाप कर रहे हैं? आपने देश की अर्थव्यवस्था को जड़ से हिलाने का काम किया। आपने आनंद फानंद में, मुझे तो लीच ट्रस्ट की बात याद आती है, जो अभी लोग भूल गए होंगे, जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं थी, और उनके पर जब मैसिव इकोनॉमी पर जब दबाव आया तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और भारत की इकोनॉमी ब्रिटेन, जर्मनी से बदतर स्थिति में है। यहां तक एक और आरोप लगाए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर कुछ राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने का अभियान चला रहे हैं। नहीं, झूठ बोलकर तो खुद बीजेपी सत्ता में आई है। बीजेपी ने कहा था ना कि हम आपको हर त्योहार में, अभी दिवाली बीती है, उन्होंने कहा हर त्योहार में आपको सिलेंडर देंगे। आपने कहा था कि जो गरीबों को हम राशन बांट रहे हैं उसमें आपने चना बंद कर दिया, उसमें तेल घी दे रहे थे वो आपने बंद कर दिया, आपने गेहूं देना बंद कर दिया, आप चावल पर आ गए। तो देश में अगर देश की इकोनॉमी बढ़ रही होती, सस्टेनेबल ग्रोथ होता, तो प्रधानमंत्री जी ये अनाज बांटने की नौबत क्यों आती? आपने तो देश को गरीबी के गर्त में झोंक दिया। आप कहते हैं कि दुनिया में भारत की इकोनॉमी की बात होती है, दुनिया के 24 देशों की यात्रा मैंने की, मुझे तो कभी न अमेरिका में कभी भारत की इकोनॉमी को लेकर कोई अमेरिकन बात करता, न फ्रांस में कोई फ्रेंच बात करता, न ब्रिटेन में कोई ब्रिटिश बात करता, न कोई जर्मन बात करता। ये देश को गुमराह करने वाले लोग। बहुत शुक्रिया आपका आईपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देश किस रास्ते पर बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट देश किस रास्ते पर है? जब देश की उच्च शिक्षा मंत्री 8वीं पास बनेंगी, इकोनॉमिस्ट बिठाए नहीं जाएंगे तो गर्त में जाना ही है। आज कहां है? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि शॉर्टकट से कोई देश नहीं चल सकता, और विशेष रूप से झूठ बोलकर, रेवड़िया बांटकर, जो करदाता हैं उनके गाढ़ी कमाई के पैसे को दुरुपयोग करके जो लोग सत्ता में हासिल करते हैं, दरअसल वो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से आया है और एक सीरियस कंसर्न है, इसके बारे में खुली चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और हम प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य का इस अंदाज से स्वागत करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कम से कम ये महसूस तो किया कि हाँ, मैंने 2013 से लेकर अब तक झूठ बोला, हाँ मैंने इकोनॉमी को गर्त में डाला, हाँ उन्होंने क्या नाम शॉर्टकट्स अपनाए, कभी कहा 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, कभी कहा कि साहब ऐसा कर दूंगा, कभी कहा कि मुफ्त में फलानी चीज़ दे दूंगा, कभी कहने लगे, लेकिन दिया क्या? मुफ्त में नोटबंदी, मुफ्त में जीएसटी। आज की डेट में पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश जीएसटी के अंदाज से बंद है, आपके सामने है। मुफ्त की बात तो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, शॉर्टकट्स तो प्रधानमंत्री जी ने कहा
बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार 300-350 रुपए के सिलेंडर को 1100 रुपए कर दिए। फिर कहने लगे कि साहब हम रुपए को हम 40 रुपए में कर देंगे, 40 रुपए में तो क्या नाम, डॉलर को 40 रुपए में कर देंगे। किया तो नहीं, 84 रुपए में कर दिया, 83 में, आपके सामने। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, चीन को हम लाल लाल आंखें दिखाएंगे। आज ही क्या नाम हमारा, आप जब देख रहे थे सर कि 2 दिन पुराना अरुणाचल में क्या दोबारा से झड़प होगी, गलवान के सैनिक तो हमने, हमारे शहीद हुए ही हुए, उन्हीं शहीद प्रधानमंत्री, उसके बाद में जवानों के हत्यारों से हाथ मिलाने की बात करी। तो ये शॉर्टकट्स तो प्रधानमंत्री जी का एक पुराना नियम है। वो कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये लोग गुफ्तार के गाजी हैं, झूठ बोलने के गाजी हैं, किरदार के गाजी, किरदार के राजा नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने उठाया कि पहली औद्योगिक क्रांति, भारत पिछड़ गया। दूसरी औद्योगिक क्रांति, भारत पिछड़ गया। तीसरी औद्योगिक क्रांति, भारत पिछड़ गया। चौथी औद्योगिक क्रांति, हम नहीं पिछड़ेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी को अगर इतिहास बोध हो तो जब 1948 में भारत 47 में आज़ाद हुआ, 1952 में पहली सरकार, चुनी हुई सरकार आई, पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने हथियार नहीं खरीदे थे ब्रजेश जी, 1760 करोड़ रुपए का बजट था। अगर भारत पिछड़ा होता तो जब 2014 में हमने सरकार दिया 34 लाख करोड़ का बजट दिया था। 1760 करोड़ से 34 लाख करोड़ के बजट होने में पिछड़ना कहते हैं। हरित क्रांति करने को पिछड़ना करते हैं कहते हैं, दुग्ध क्रांति करने को पिछड़ना कहते हैं, परमाणु शक्ति संपन्न भारत को बनाने को पिछड़ना कहते हैं, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करने को परमाणु क्या नाम पिछड़ना कहते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने को पिछड़ना, हाँ बैंकों को, राष्ट्रीयकृत बैंकों को बेचना पिछड़ना जरूर कहते हैं। कोऑपरेटिव बैंकों को देश में सिर्फ किसानों के लिए ताकि कर्ज दे पाएं, महाजनों के जाल से मुक्त, इसको पिछड़ना कहते हैं। किसको पिछड़ना? वो चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म विजन बनाया जाए देश के लिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के क्षेत्र में। क्या अपोजिशन इस पर सहमत है? किसी भी उन्नत क्रांति के लिए अपोजिशन हमेशा सहमत है। मैं कांग्रेस की बात नहीं, हर देशवासी की बात जिम्मेवारी से कह रहा हूं। लेकिन आप मुझे ये तो बता दीजिए ना कि राजीव गांधी जी डिजिटल इंडिया लेकर के आए, उस वक्त तो अटल जी बैलगाड़ी से आते थे, विरोध कर रहे थे। हम तो आज भी समर्थन करने को, लेकिन आपकी सही बातों का समर्थन करेंगे। आप हमारे पीएसयूज बेचेंगे और कहें बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपकी बात 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। ओके, 10 सेकंड और। अगर आप पीएसयूज को बेच के कहें कि इंडस्ट्रियल क्रांति हो रही है तो माफ कीजिए प्रधानमंत्री जी, बैंकों को बेच करके आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल क्रांति हो रही है तो माफ कीजिए। अगर देश के सारे संसाधनों को इकट्ठा करके 2 या 3 उद्योगपतियों को पैसा दे करके सारे देश का, इसको अगर आप इंडस्ट्रियल क्रांति कहते हैं, बहुत शुक्रिया, तो माफ कीजिए प्रधानमंत्री जी, मात्र 2 लोगों के हाथों में पैसा हो जाने से देश खतरे में आ गया। वैभव माहेश्वरी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। वैभव जी, बहुत स्वागत आपका। दरअसल ये सारा कुछ बम गोला आप ही की पार्टी के ऊपर दागा गया है, लेकिन इनडायरेक्टली तो जवाब आपको देना है कि ये टैक्स पेयर्स के पैसे का दुश्मन आपकी पार्टी बनी हुई है और दूसरा अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं। आप लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं सत्ता पाने के लिए, ऐसे आरोप लगे हैं, बट इनडायरेक्टली। ब्रजेश जी, मुझे तो बड़ा ही अफसोस होता है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी जब अर्थव्यवस्था के ऊपर भाषण देते हैं, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अर्थव्यवस्था की कोई भी जानकारी नहीं है और बहुत ही वो अनर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री नहीं है। उन्होंने जहां जहां हाथ डाला है वहां वहां बंटाधार किया है। वही जो संतों वाली कहावत है ना कि जहां जहां पांव पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार। तो प्रधानमंत्री जी इसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। उन्होंने नोटबंदी के पीछे इकोनॉमी सुधार की बात करी थी, ब्लैक मनी की बात करी थी। उन्होंने तमाम तरह के, भाई गुजरात को जब वो चला रहे थे तो गुजरात कर्जे में डुबो दिया। जब देश को चला रहे हैं, देश आज सोमालिया से पीछे चला गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ की इंडस्ट्री उठ के बांग्लादेश में जा रही है और वहाँ की इकोनॉमी हमसे बेटर चल रही है। तो प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह से, दूसरी बात वो बहुत कम, दूसरा बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के रोल में बहुत कम होते हैं। वो जो भी बात कहते हैं वो भाजपा पार्टी के प्रचारक के तौर पर कहते हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर जो देश को संबोधित करते हैं वो सिर्फ एक मुखौटा होता है। उस समय भी वो भाजपा के प्रचारक बन के बात कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि भाजपा की राजनीति क्या है कि ऐसे हालात, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर कोई कंसर्न शो कर रहे हैं तो उस पर ओपन डिबेट होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर होकर कंसर्न शो करते तो वो देश की इकोनॉमी को सीधे देश के लोगों की पॉकेट की इकोनॉमी से जोड़ते। लेकिन वो चाहते हैं कि देश के इकोनॉमी के बजाय लोगों की इकोनॉमी इतने में काफी है कि वो चुनाव के समय 5 किलो के राशन के थैले पर प्रधानमंत्री का फोटो देखकर वोट देने को मजबूर हो जाए। इतना ज्यादा उनको मजबूर कर दो और उनके चुनाव के टाइम पर उनके अकाउंट में अगर 2-4 हजार रुपए डाल दो, उस पर ही वो भाजपा को वोट देने को मजबूर हो जाए। इतना मजबूर कर दो, इसको वो इकोनॉमी मानते हैं।
अडानी को पूरा देश देने को इकोनॉमी मानते हैं, तो वो उस समय प्रधानमंत्री के तौर पर बात नहीं कर रहे, वो भाजपा के प्रचारक की तरह से क्या बात आप कर इस रहे हैं। बात से सहमत हैं कि शॉर्टकट की राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है? शॉर्टकट की कौन सी राजनीति है? शॉर्टकट की राजनीति तो जो इनका आप एक करते हैं राजनीतिक वो इन भाषण है। कहना चाहते हैं, बट इनडायरेक्टली ये इनका एक राजनीतिक भाषण है, ये और कुछ नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक भाषण। शॉर्टकट की राजनीति क्या होती है? लंबे समय तक एक आंदोलन चला और इनको शॉर्टकट की राजनीति का दिक्कत ये हो रही है ब्रजेश जी की 10 साल से भी कम समय में 2 राज्यों में सरकार बनाकर नेशनल पार्टी बनके आम आदमी पार्टी इनके सर पे सवार हो गई है। अच्छा, कई इसको डिबेट ये में आप शॉर्टकट मेरे की साथ रहे राजनीति। जिसमें गुजरात में आप कह रहे थे ऐसा कर डालेंगे, वैसा कर डालेंगे, या कर डालेंगे, सत्ता पे पहुंच जाएंगे और गांधीनगर कब्जा हमेशा कर लेंगे। भैया 5 आए, उसमें से भी सुना 1-2 भाग गए हैं। युवाओं की पार्टी है, बहुत जोश में रहती है, बहुत जोश में काम करती है और जीतने के लिए गुजरात को लड़े थे और जहां भी पहुंचे उस पर बहुत गर्व है। 5 सीटें जीते हैं, 40 लाख वोट आए हैं, नेशनल पार्टी बन गए हैं, सेलिब्रेशन का माहौल है। और दूसरी तरफ बीजेपी सेलिब्रेशन कर रही है। सत्ता कब्जा कर रहे थे, बीजेपी को भगा रहे थे, अब 5 पे ऐसा आह्लादित हो रहे हो जैसे कोई मतलब 5 राज्य जीत लिया हो। ब्रिजेश जी देखिए, हमने तो एमसीडी जीती और 5 जीती, हम जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी के पास 3 सरकारें थी, 2 हार गए, 1 मिली है, बड़ी मुश्किल से अपनी बचाई है और उस पर मार नाचे पड़े हैं। पूरे देश में हंगामा कर रखा है, जीत गए जीत गए जीत गए। प्रधानमंत्री का गढ़ जीत गए, बाकी 2 जगह हार गए। इसका मैसेज जानते हैं क्या है? प्रधानमंत्री जी को अब गुजरात के बाहर कोई नहीं पूछ रहा, उनको गुजरात के बाहर सब पहचान गए। हर आदमी अब बीजेपी से लूजर पार्टी, धन्यवाद, जहां भी जा रहे हैं वो हार रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं संजय बेचन जी को आमंत्रित करता हूं, काफ़ी दिनों के बाद डिबेट में मेरे साथ सम्मिलित हुए। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, आज परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुछ दल देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं, ऐसे आरोप भारत के प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। इसलिए मुझे हैरानी कि बाकी मतलब मीडिया चैनल्स पे इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कोई बात अगर कह रहे हों तो पूरे देश को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ता है उस विषय को लेकर। और अगर बात अर्थव्यवस्था की हो तो ये निश्चित बहुत ही सीरियस कंसर्न है। देखिए, मामला बहुत ही गंभीर है। मैं सुन पा रहा हूं, आप बोलें। जी जी जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। ये बहुत ही गंभीर मसला है, लेकिन एक चीज़ समझिए, आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो देश की इकोनॉमी को ठीक करने की, पटरी पर रखने की जिम्मेवारी भाजपा की है। राज्यों की जो सरकारें हैं वो अपना काम, देखिए पॉपुलिस्ट तो इस देश में एक ट्रेंड रहा है। दक्षिण में प्लास्टिक के घड़े बांटकर लोग चुनाव जीत जाते थे, फिर टीवी बंटने लगे, फिर टैबलेट बंटने लगे। तो ये फ्रीबीज की राजनीति तो बहुत पुरानी है। इस कल्चर को अगर सब दल मिलकर सोचें कि इसको खत्म करना है तो एक अलग बात होगी। अब चूंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो गरीबों के लिए, बाकी लोगों के लिए आपको योजनाएं लानी पड़ेगी, आपको अंत्योदय करना पड़ेगा। लेकिन उसमें समझने का विषय यह है कि अर्थव्यवस्था कोई, जो देश की अर्थव्यवस्था है वो कोई एक बात से खराब नहीं होती, कई चीज़ों से खराब होती है। तो जो राजनीतिक दल वादा कर रहे हैं उनके वादों से खराब नहीं होती, जो राजनीतिक दल सत्ता चला रहे हैं उनके क्रियाकलापों से राजनीति खराब, अर्थव्यवस्था खराब होती है। तो कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। तो ये विषय बहुत गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बहुत गंभीर विषय है और इसके लिए बहुत बृहद चर्चा की, गहन चर्चा की आवश्यकता है। सबको मिलकर बात करनी चाहिए। चूंकि अगर देखिए, प्रधानमंत्री का एक बड़ा फेमस जुमला है डबल इंजन। अब डबल इंजन में एक इंजन तो केंद्र की सरकार होती है और दूसरी राज्य की सरकार होती है। तो दोनों अगर एक पटरी पर चलेगी तभी आगे काम चलेगा। तो दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। राज्यों का वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, चूंकि राज्य जो है कल्याणकारी योजनाओं में पैसा लगा रहे हैं, कुछ पॉपुलिस्ट मेजर में भी लगा रहे हैं। अब जैसे आम आदमी पार्टी की बात मैं नहीं कहूँगा या किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। अगर मान लीजिए कि किसी एक पार्टी ने वादा किया कि वो 500 यूनिट बिजली देगी, लेकिन उसकी सरकार ही नहीं बनी, तो उस वायदे का कोई मतलब नहीं होता है जी। आप वायदे उसके मायने रखते हैं जिसकी सरकार बनती अगर है। बन गई सर, तो और उसके बावजूद बाद इस तरह के टैक्स छूटों का या इस तरह के योजनाओं का ऐलान होता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? और दूसरा, अकेले अपोजिशन तो ये काम नहीं कर रहा, बीजेपी भी बहुत राज्यों में यही सब कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों करें। देखिए ब्रजेश जी, इस हमाम में सब नंगे हैं।
अभी हो ये रहा है कि तू करे तो शौक, मैं करूं तो गुस्ताखी। तो ये वाली मैं करूं तो शौक, तुम करो तो गुस्ताखी, ये वाली बात हो रही है। आप देखिए कि आखिर केंद्र की सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। अब इसकी व्यवस्था, इसका बोझ, मैं ये नहीं कहता हूं ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। किसी को भी भूखे सोने नहीं दिया जा सकता है कल्याणकारी राज्य में, लेकिन उसका पैसा कहां से आएगा? उसका पैसा आपको कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा, आपका डेफिसिट बढ़ेगा। आप कहां से वो पैसा लाओगे? आपके पास इसकी योजना है, कितने पुख्ता इंतजाम है? आप वन पेंशन की बात करते हो, आप तमाम तरह के आप वादे करते हो, तो उसको कैसे आप पूरा हिमाचल करेंगे? प्रदेश के पर तो चुनाव वजन में पड़ता ही है। एक बड़ा सिंपल मुद्दा सा ओल्ड तरीका है कि पेंशन आपने टैक्स स्कीम बढ़ा यानी दिया, ओपीएस का आपने निकल टैक्स कर आया, बढ़ा जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से बदल गया। ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको लेकर भी कई सवाल हैं, क्योंकि राजस्थान ने अपने यहाँ लागू कर दिया, कुछ और राज्यों ने लागू कर दिया है, कुछ तैयारी कर रहे हैं। हिमाचल में यही कमिट करके कांग्रेस सत्ता में आई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर और दबाव बढ़ेगा, विशेष तौर पर अन्य राज्य सरकारों पर, केंद्र पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर। संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिजेश जी, मैंने आपका पूरा सवाल सुना नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं मैंने कि आपके सवाल का बाकी हिस्सा नहीं सुना। जी, मैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसने हिमाचल प्रदेश की राजनीति को बदल दिया। क्या उसका दबाव भारत की अर्थव्यवस्था पे आएगा? देखिए, राज्य की व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब राज्य उसके लिए कैसे एक्स्ट्रा रिसोर्स जुटाती है कि या केंद्र से सहायता मांगते हैं, वो क्या करते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन राज्य बहुत छोटा है, उसके पास रिसोर्सेज कम हैं, तो वो कैसे एडिशनल रिसोर्स जनरेट करेंगे, या टैक्स पेयर को पर कुछ बोझ लगा देंगे, या कोई स्टेट का टैक्स बढ़ा देंगे। बहुत सारे तरीके हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है कि आपके खर्चे बढ़ गए तो आप जनता को टैक्स कर दो। तो वो टैक्स का सिस्टम तो, टैक्सिंग तो चल रहा है, लेकिन कैसे एक बैलेंस हो। जो प्रश्न ये है कि आप कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं कर सकते। अगर आप गरीबों को 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है ब्रजेश जी, बिल्कुल देना ही चाहिए। लेकिन आप जो उससे आपकी अर्थव्यवस्था पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ता है, आप उसके लिए रिसोर्सेज कैसे निकालते हैं? क्या आप टैक्स करके कर रहे हैं, या महंगाई बढ़ा के कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया सर। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी बहस का विषय होना चाहिए सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ वीरेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, उम्मीद है कि आपने सुना होगा कि कुछ दल देश की अर्थव्यवस्था को शॉर्टकट के जरिए या रेवड़ियों के जरिए या झूठ के जरिए तबाह करना चाहते हैं। क्या इस बयान को बहुत सीरियस कंसर्न लेना चाहिए? जब देश आज़ाद हुआ था तब ये कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी और जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, उनको मिलना चाहिए। मिलता चला आ रहा है। उसके बाद से फिर हर चुनाव में किसानों का कर्ज माफ़ी का एक मुद्दा बनने लगा। फिर ये जो मुफ्त की रेवड़ियों की बात आई, ये दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई। ब्रजेश जी, उससे पहले एक बात कहूँगा कि जब हम भारत के संविधान में वेलफेयर की बात करते हैं, अगर वेलफेयर स्टेट है तो फिर ये वो जनता के कल्याण के लिए काम एक तरफ करता है, दूसरी तरफ इस देश में सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, पेंशन बंद हो रही है, तो सरकार का टैक्स रोज बढ़ रहा है। तो ये विरोधाभासी चीज़ें वेलफेयर स्टेट में कैसे चल सकती हैं? आप रोज टैक्स बढ़ाइए, आपके टैक्स में कोई कमी नहीं है, आपका रेवेन्यू बढ़ता रहे, जनता की नौकरी चली गई, जनता के पास पेंशन नहीं आ रही है, लोग प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर होते जाएं, वहाँ तनख्वाहें कम हैं, वहाँ नौकरी की गारंटी कम है, उसमें फिर वेलफेयर वाली बात का मज़ा ख़त्म हो जाता है। या तो वेलफेयर शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। देखिए, जिस चीज़ को हम चुनाव में लोग लुभावन कहते थे, घोषणा, वो आगे चलकर एक अभिशाप बन गई या मुफ्तखोरी की आदत बन गई, वो आज हमको खटकने लगी है। प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है ठीक है, बीजेपी मुफ्त राशन देती है गांव में और 3 महीना पर पैसा देती है 2000 रुपया, तो उसके 4 महीना पे किसानों को। कुछ लोग तो कहते हैं कि राशन इतना आ जाते कि अगर बेच के दारू भी पी लो,
काम बढ़िया चल रहा है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत सारी बातें इस तरह की विरोधाभासी आती हैं कि भाई जब बैठे बिठाए भोजन मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है हाथ पैर पटकने की हो, श्रम करने की हो, मेहनत करने की, सोचने की। तो इस देश में जब जिसको मौका लगा उसने इसका अपने हिसाब से बखान किया, बयान किया। लेकिन हम आप सब जानते हैं कि अगर हमारे घर की आमदनी 98 है और हम खर्चा रुपया बराबर कर रहे हैं तो वो खर्चा हम कहाँ से पूरा कर पाएंगे? एक दिन तो बर्बादी हो जाएगी ना, एक दिन तो नैया डूब जाएगी, बचेगा नहीं मामला। हम श्रीलंका बन जाएंगे, हम पाकिस्तान बन जाएंगे, हमारा क्या होगा ये हमारे राजनेता देखें। अच्छा, राजनेता भी क्या कर रहे हैं? जैसी जनता वैसे नेता, वैसे पार्टियां। जनता की मुफ्तखोरी की आदत लगी है कि माल अगर फ्री का मिले तो टूट पड़ो, इतना खा लो कि 3 दिन 4 दिन खाने की जरूरत ना पड़े। आप देखो शादी ब्याह में जाएंगे, घर से जितना खाते होंगे 3 गुना खा लेंगे, 4 गुना खा लेंगे, मुफ्त का माल मिले। हमारे यहाँ भूख बड़ी चीज़ है, खाना बड़ा मायने रखता है। खाना के नाम पर आप किसी से कुछ भी करा लीजिए। हम लोग गरीब मुल्क रहे हैं, हम अपने आप को विकासशील कहते हैं, हम विकसित बनने की राह में जब से पैदा हुए तब से सुन रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पता नहीं वो मंजिल कब आएगी। लेकिन इस देश में फ्री का माल जिसे मिला उसने खाया और जिसे मिला उसने दिया। ब्रजेश जी, यहीं पर चुनाव में हमने देखा कोई कह रहा था कि हम मोपेड बिक्की दे देंगे, स्कूटी फ्री दे देंगे महिलाओं को, वो बस में यात्रा फ्री देंगे, अस्पतालों में दवाई कर देंगे। कोई कह रहा था कि हम बिजली फ्री कर देंगे। तमाम सारी चीज़ें आई। भाई फ्री से हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, न जनता को है, उसको जो मिलेगा वो लेगा। लेकिन पेट्रोल डीजल महंगाई तब भी तो कम नहीं होने का नाम ले रही है। हम लोग बिजली दिल्ली में लोग फ्री जला रहे हैं, तमाम क्लिनिक है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ ही रही है। महंगाई से कैसे निजात मिले, इस देश की जनसंख्या पर कैसे कंट्रोल हो, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर चिंता होनी चाहिए कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ जो आज चीज़ मुफ्त की बिजली पानी हमें बहुत सुहाना लग रहा है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को कितना कष्ट देगा। डीएमके थे, AINDMK थी, करुणानिधि चले गए, जयललिता चली गई, ये सब पहले टीवी फ्रिज ये सब बंटवाते थे चुनाव में। धीरे धीरे ये बीमारी लाइलाज बन गई। अब कहते हैं साहब ये शॉर्टकट रास्ता है, ये खराब रास्ता है। ये बात सही है कि केजरीवाल कहते हैं केंद्र बांट रहा है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि राज्य की सरकारें बर्बाद कर रही हैं। और आपने देखा कि फ्री कर्ज, मनरेगा और किसान की कर्ज माफ़ी पे कांग्रेस ने केंद्र में बहुत पहले शुरू किया था, सरकार बना ली थी, और बीजेपी वही फार्मूला अपना के बम्पर सरकार बना रही 2 बार से। हम कृषि प्रधान देश हैं, किसान को कर्जा माफ़ी के लालच देते हैं, ये बात देखी है लोगों ने। अभी हिमाचल में सरकार बन गई, अब कांग्रेस के पास ये कहने को हो गया भाई अगर एक चाय वाला तुम्हारा नेता है तो एक दूध वाला हमारा भी अब मुख्यमंत्री बन गया, अब हम भी उस पर बातचीत करेंगे, और ये सब तो चलता रहेगा। अटल जी कहते थे कि मुफ्त की खुराक जो है वो प्रायः हरामखोरी को जन्म देती है, जिससे चर्बीधारी लोग पैदा होते हैं जी। और ये लोग आगे चलकर जो आज खैरात हमको मुफ्तखोरी की जो सौगात लग रही है वो आगे चल के खैरात बन जाएगी, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। हमारे यहाँ समस्या इस बात की आ गई कि नेताओं ने कहा मुफ्त की पढ़ाई देंगे, इलाज की मुफ्त देंगे, आरक्षण देंगे, कानून की ढिलाई देंगे, नौकरी देंगे, रिश्वत की कमाई, हर चीज़ चाहिए जी। लेकिन कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। ब्रजेश जी, स्वच्छ पानी की गारंटी देने पर चुनाव नहीं लड़ता कोई, बेरोजगारी समाप्त करने पर कोई गारंटी नहीं देता। आप देखिए कि शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने की बात कही जाती है लेकिन गारंटी कोई नहीं देता। किसानों को उचित फसल मूल्य की गारंटी नहीं मिल पा रही है। तमाम सारे लोग, आप देखिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में
जी। आज शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, लाखों पद खाली हैं, इन पर कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता। इन पर आज IIM जैसे जगहों पर 35% पद खाली हैं, आज एक सवाल के जवाब में संसद में बताया गया है। तो जिस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए वो होता नहीं। बस एक चीज़ ये जान लीजिए कि जब तक आपकी जेब में लक्ष्मीकांत हैं तब तक आप सबके प्यारे लाल बने रहेंगे। इस देश का एक ही फंडा चल रहा है, बाकी जिसके पास माल नहीं है उसकी ओर कोई ताकने को तैयार नहीं है। जी वीरेंद्र जी। तो कहते हैं सियासत के चूल्हे में जलाने को सूखी लकड़ियां हैं मजहब की, और हर कोई सेकता है रोटी यहाँ अपने अपने मतलब की। और इस दौर की सियासत का बस इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, ये परिचर्चा चल रही है, लेकिन इस बीच हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निकाय के चुनावों के ऐलान पर रोक लगा दी है। ये चुनाव की तारीखों पर राज्य निर्वाचन आयोग को रोक लगा दी है कि वो किसी किस्म की चुनाव की तारीखों का ऐलान ना करें, क्योंकि जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई, उसको लेकर हाईकोर्ट में कई PIL दाखिल हुई हैं। और हाईकोर्ट ने अभी 4 पेज का जो आदेश अब से थोड़ी देर पहले जारी किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने, उसने निकाय चुनाव के ऐलान पर रोक लगा दी है कि जब तक इस पिटीशन की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, जो कल भी जारी रहेगी, मंगलवार को भी, तब तक चुनाव के ऐलान पर रोक लगा दी गई है। तो सुनवाई के बाद ही जो हाईकोर्ट का फैसला होगा उसी के मुताबिक तब निकाय चुनाव घोषित किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का रिजर्वेशन कुछ दिन पहले जारी हुआ था 7 तारीख को, और उस आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे कि कहाँ रिजर्वेशन सिस्टम्स में क्या क्या वायलेशंस किए गए हैं। और इसके लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट यानी नगर विकास के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को भी नोटिस जारी की गई है। और आरक्षण की कौन सी प्रक्रिया और फार्मूला को अपनाया गया है, हाईकोर्ट ने जवाब तलब भी किया। और तब तक राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि आप किसी किस्म की तारीखों का ऐलान नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिपेक्ष से। लिहाजा जो लोग भी निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हैं, फिलहाल वो हाईकोर्ट पर नज़र रखें। हाईकोर्ट इस पर अपना अंतिम डिसीजन देगा। बहनों भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ समीर सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर सिंह जी, संजय बेचन जी ने एक बड़ी उचित बात कही कि आप करें तो शौक और दूसरे करें तो गुस्ताखी, आप बांटें तो ठीक तब देश हित है, और ये बांटें तो देश के दुश्मन। नहीं, पर जैसे देखिए संजय जी ने जो बात कही, उन्होंने अंत्योदय की बात कही। हमने भी कहा कि हमारा फिलॉसफी ही अंत्योदय की है जी। अंत्योदय गरीबों के लिए काम करना किसी भी सरकार का धर्म है, और उस धर्म का पालन सभी सरकारों को करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी उसको किया है, उन्होंने किया है। और बड़ी बखूबी उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना में आपने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने परिश्रम से उत्तर प्रदेश को बचाया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा ब्रजेश जी कि छोटी मुँह बड़ी बात, अभी मैं आम आदमी प्रवक्ता को सुन रहा था, थोड़ा भाषा की, प्रधानमंत्री के प्रति भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। कौन कितना जानता है और कौन क्या कर रहा है ये देश जानता है। किसने भ्रष्टाचार के लिए शराब की पॉलिसी बदली, किसने सत्येंद्र जैन जैसे भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाया। आम आदमी पार्टी की फिलॉसफी क्या है, और आम आदमी पार्टी बोलती क्या है और करती क्या है। आम आदमी पार्टी ने जो सपने दिखाए थे वो कितने पूरे किए। आप दिल्ली को ले लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चला गया, आप कोरोना में देखा था आपने। देश के लोगों को बस स्टेशन की बिजली काट के दिल्ली के बाहर भगा दिया गया और बताया गया कि साहब बस स्टेशन पर बस लगी है, आप अपने घर चले जाइए। भाजपा के सभी प्रवक्ताओं के साथ नहीं, दिक्कत क्या है कि व्हाट्सएप पढ़ के आइए। वैभव जी प्लीज वेट, मैं टाइम दूंगा आपको, आप रिस्पॉन्ड करिएगा, प्लीज वेट। बहुत सिस्टमैटिक डिबेट है और सब लोग अपने अपने समय पर बोलें, कृपया पालन करें इसका। समीर सिंह, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने भी देखा है मोहल्ला क्लिनिक का क्या हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और रक्षा के हमारे जवानों ने दिल्ली को संभाला ना होता तो हमको लगता है कि दिल्ली की क्या दशा होती, ये किसी से छुपा पर एक बात आपको बतानी पड़ेगी कि फार्मूला तो एक होना चाहिए ना, जो आपके ऊपर लागू हो। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उर्वरक की बात की। इस देश के प्रमुख 5 उर्वरक उत्पादन के कारखाने बंद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों भी
आंध्र प्रदेश के अंदर एक उर्वरक कारखाने का उद्घाटन किया, गोरखपुर के उर्वरक कारखाने का उन्होंने शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। हमने देश को उर्वरक देने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी किसानों को खाद के लिए और बिजली के लिए डंडे नहीं खाने। उत्तर प्रदेश के 75 जिले को बिजली मिल रही है, हर किसान को खाद मिल रही है, हर किसान के खेत को पानी मिल रही है। हमने सभी जिलों को बिजली दिया, हमने 3 जिले को बिजली नहीं दिया। और आम आदमी पार्टी की पॉलिसी, पंजाब के अंदर उन्होंने जो घोषित किया था, क्या किया? शिक्षा में कितनी नियुक्ति किया, दिल्ली में शिक्षकों की कितनी नियुक्ति किया, नहीं बता सकते। तो अब से आपने संकल्प ले लिया आपकी पार्टी ने कि आप कभी भी इस तरह की कोई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान या अपने मैनिफेस्टो में ये सब नहीं सम्मिलित करेंगे? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि हम किसी को भूखे पेट सोने नहीं देंगे, किसी को हम चिकित्सा से वंचित नहीं करेंगे। एक सेकंड, वेट प्लीज। चिकित्सा से वंचित नहीं करेंगे। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना बनाई कोरोना वैक्सीन की, अगर गांव में रिक्शा चलाने वाले को भी मिली तो देश के किसी भी व्यक्ति को नियम और कानून के तहत मिली। किसी ने ये नहीं कहा कि भाजपा वाले को मिल गई और ब्रजेश जी चैनल चलाते हैं तो मिल गई और गरीब को नहीं मिली। हर आदमी को नियम कानून से हमने फ्री वैक्सीन दी। आज दुनिया के अंदर भारत कोरोना की लड़ाई में सर्वश्रेष्ठ है। आज दुनिया के तमाम देश, अभी हमारे आईपी सिंह जी हमारे पुराने मित्र हैं, दुनिया के कई देशों का नाम गिना रहे थे। कोरोना के अंदर दुनिया का क्या हश्र हुआ और भारत का क्या हुआ, ये पूरी अर्थव्यवस्था बताइए। दुनिया जानती है ब्रजेश जी, ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था से जुटी हुई। ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, ये दुश्मन है देश के। 2017 में उत्तर प्रदेश में हम सरकार में आए, हमने अर्थव्यवस्था को बढ़ाया और हमने उत्तर प्रदेश की शुगर मिलों को बेचा नहीं किसानों के लिए, हमने शुगर मिलों को चलाया। हमने 1,80,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया। हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। हमने 1.5 लाख से ऊपर पुलिस की भर्ती की। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया। हमने 36 मेडिकल कॉलेज खोले। हमने हॉस्पिटलों को अपग्रेड किया। ब्रजेश जी, हम कोई बातें नहीं करते। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नैतिकता के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते। 30 सेकंड में खत्म करूंगा ब्रजेश जी। हमने सभी क्षेत्रों के अंदर काम किया है। हम चाहते हैं कि विपक्ष को स्वस्थ मन से बहस करनी चाहिए और मेरा ये मत है कि किसी को भी दवाई, पढ़ाई और भूख से वंचित नहीं करना चाहिए। उनके पेट भरने चाहिए, उनको दवा और स्कूल और पढ़ाई मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आईपी सिंह जी, इस नाते क्या विपक्ष देश का दुश्मन है जो टैक्स करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है और ये सदुपयोग कर रहे हैं? कह रहे हैं हम करें तो शौक और दूसरे करें तो गुस्ताखी। देखिए, कुएं का मेढक, उसकी दुनिया बहुत सीमित होती है। 50 लाख अकेले लोग कोविड से उत्तर प्रदेश में मारे गए। मेरे साथ ये युवा बैठा, इनके पिताजी थे। हम 10 लोग प्रयास करके उनको भर्ती नहीं करा पाए। बच्चा सामने बैठा हुआ है। 5 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड से इस देश में मारे गए, लेकिन दुनिया में कभी डेटा फिक्स नहीं किया जाता, नहीं बदला जाता। इस सरकार ने सारे डेटा बदल दिए। लोग तड़प तड़प कर मरते रहे। सरकार घंटा और घड़ियाल बजाने में व्यस्त थी, क्योंकि ये लोग अनपढ़ और गवारों की फौज केंद्र में भी बैठी है। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? थोड़ा मतलब भाषा के स्तर पे सही है। ये टेक्नोक्रेट लोग नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, मैं कहूंगा कि अगर आपने मुझे अवसर दिया है, पर गाली गलौज के लिए अवसर नहीं दिया ना कि आप किसी को बोलने दीजिए, गंवार नहीं कह सकते ना। देखिए, अरे मैं आ रहा हूं ना, मैं एक मिनट तो जवाब देना होगा। राजकोषीय घाटा, आप देखिए, राजकोषीय घाटा लगातार देश का बढ़ता जा रहा है। आयात देखिए, आयात और 11 लाख करोड़ का फर्क है। रुपया हाँ बोले आप, कंटिन्यू। रुपया जो है आज 84 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल की हाल देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आज $72-73 पर बैरल
ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज जब डीजल भराने जाते हैं तो 90 रुपए से ऊपर हम डीजल भराते हैं, 100 रुपए के आसपास पेट्रोल है। आखिर ये पैसा अडानी अंबानी के घरों में जा रहा है। इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, इन्होंने पोर्ट बेच दिया, इन्होंने अभी सबसे बड़ा 4 लाख करोड़ का घोटाला अडानी का, धारावी की जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी। कह रहे हैं दुश्मन तो आप लोग हैं, जो व्यवस्था की गई वो सभी अखबारों में खराब आप लोग कर रहे हैं, रोक दिया गया। ये फ्रॉड, ये व्यापारियों की सरकार है और देश ने फैसला किया कि खंबात की खाड़ी में सीपीएम की तरह बीजेपी और प्रधानमंत्री जी को समेट दिया जाए। उपचुनाव के जो परिणाम आए और देश का जो परिणाम आया उसने ये साबित कर दिया कि बीजेपी और प्रधानमंत्री जी 2024 में देश से जा रहे हैं और देश से एक तरह से आज माफी मांगते हुए उन्होंने स्वयं अपने पर कटाक्ष किया है। सुनने वाली बातें कि प्रधानमंत्री ने फ्रीबी और रेवड़ी की बात क्यों करी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूँ। सुरेंद्र जी, आरोप विपक्ष पर क्यों लग रहा है कि वैसे है कई राज्यों में आपकी भी सरकार, 3 जगह तो फुल फ्लेज हो गए हैं आप और 2 जगह आपके सपोर्ट से, ये ओपीएस स्कीम को लेकर भी सवाल है कि साहब इसमें पैसे बहुत लग रहे हैं? 3-4 चीज़ें हैं ब्रजेश जी। आरोप हमारे ऊपर इसलिए लग रहे हैं कि मीडिया आपके अलावा उन्हीं का है। अब तो एक मीडिया और बचा था, वो भी उन्हीं के पास चला गया। तो आरोप तो जब वो लोग बोलेंगे एम्पलीफाई होगा तो आरोप हम विपक्ष के ऊपर लगने हैं। ये ऐसी पहली सरकार है ब्रजेश भाई, 70 साल में हिंदुस्तान का कर्जा 50 लाख करोड़ से कम हुआ था 70 साल में, और इन्होंने पिछले 8 साल में वो 50 लाख को 150 लाख करोड़ कर दिया है, 3 गुना बढ़ा दिया। आप इस चीज़ को देखिए, जब हम छोड़ के गए थे तो $1 59 रुपये में आ जाता था, आज 83 रुपये में आ रहा है। आपके सामने अर्थव्यवस्था की तो परिस्थिति ये है। अर्थव्यवस्था की परिस्थिति ये है कि रूस से हम लोग $60 पर बैरल इस समय तेल खरीद रहे हैं। $60 पे है रेट, बिल्कुल फिक्स प्राइस है, ठीक है ना। वो और किसी को नहीं दे रहा, हमको, क्योंकि हमने सबसे पहले लिया था उनसे, हमारी पुरानी मैत्री है तो इंदिरा जी के समय से। तो आप देखिए $60 पे लेकर के ये लोग 100 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हैं और हम 110 से $140 पे क्रूड ऑयल को लेकर के 70 रुपए में पेट्रोल। सर उसमें भी पता करिए कि रिफाइन होकर यूरोप की मार्केट में वापस बिकने चले गए। हाँ, अब आप आ गए, उसी जगह पर आ गए, हम आ गए। अरे आपको लाए हो। बिल्कुल बिल्कुल। देश के संसाधनों पर सीमित लोगों का कब्जा करके देश के सारे पैसे वालों, सारे जनधन योजना के जरिए जितना पैसा इकट्ठा किए बैंकों में, सारा पैसा 2 या 4 लोगों को दे करके देश की अर्थव्यवस्था को एक खतरनाक मोड़ पर, आज की डेट में आप मान लीजिए कि अडानी फेल हो जाए, मान लीजिए, तो अडानी नहीं फेल होगा, देश फेल होगा। आज की डेट में पूरे देश की जिम्मेवारी है कि अडानी बचा रहे ताकि देश बचा रहे। ये परिस्थितियां कर दी हैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्या एक फार्मूला होनी चाहिए जो सबके लिए हो बराबर, कि भाई जो भी राज्य सरकार में हो, केंद्र में हो, सबके लिए एक फार्मूला हो कि आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जन कल्याणकारी योजनाओं को और फ्री बीज को आपको अलग अलग करके देखना होगा। किसान का कर्ज माफ करो तो कहते हैं फ्री बीज हो गई, लेकिन 11 लाख करोड़ से ऊपर उद्योगपतियों का कर्ज माफ करो क्या मजबूरी है? बात आप समझिए। आप मात्र 72,000 करोड़ रुपया किसानों का आप कर्ज माफ कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी, इसमें मैं कहूंगा आपसे कि एक किसान को कहते हैं आपने कर्ज माफ कर दिया, लेकिन किसान से आप लेते क्या क्या हो ये तो देखिए। उसकी फसल आप अपने मूल्य पे लेते हो, उसकी नस्ल आप अपने मूल्य पे लेते हो। अगर हम राहुल गांधी जी भूमि अधिग्रहण कानून न लाते तो उसकी जमीन आप अपने मूल्य पे लेते हो। किसान से आप सारा लूटे ले रहे हो और किसान का आपने सब्सिडी। इस पर सहमत है कि शॉर्टकट नहीं, देश के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत है। कांग्रेस ने हमेशा से लॉन्ग टर्म, मैं दूंगा टाइम आपको लास्ट में। कांग्रेस ने हमेशा लॉन्ग टर्म विजन दिया, इसीलिए आज की डेट में 34 लाख करोड़ से ऊपर की अर्थव्यवस्था है, इसीलिए हमारे पास बड़े बड़े पीएसयूज हैं, इसीलिए हमारे पास बड़े बड़े बांध हैं, इसीलिए हमारे पास बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, एम्स हैं, इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। सर आज की डेट में इसरो भी इसीलिए है कि हमने लॉन्ग टर्म, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 सालों में कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं दिया। बहुत शुक्रिया। हाँ वैभव, आप बताइए क्या आप रनिंग कमेंट्री कर रहे थे, आप बोलिए क्या प्रॉब्लम है? मेरा कहना यह है कि शॉर्ट टर्म राजनीति वो है कि आज किसी को आपने पूरी तरह से उसके रोजगार छीन के, उसको भूखा मार के और राशन का थैला उसके द्वार पर आपने चुनाव के टाइम पहुंचा दिया। ये शॉर्ट टर्म राजनीति ये होती है। लॉन्ग टर्म राजनीति वो होती है जो एक बच्चे के पढ़ाई में इन्वेस्ट करती है सरकार, उसको इकोनॉमिक राहत देने के लिए उसके बिजली के बिलों का ध्यान रखती है, उसको पानी देती है, उसके बुजुर्गों के इलाज के लिए ध्यान देती है। यानी कि एक हम सक्षम जनरेशन बना रहे हैं। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका।
इन सबको जब हम इनेबल करते हैं, इन सबको जब हम सशक्त बनाते हैं, इनको हम शिक्षा देते हैं बराबरी की, इनको स्वास्थ्य देते हैं, तब जो है देश का जो ये नागरिक है ना, असल में क्या है ब्रिजेश जी, स्मार्ट सिटी के जाल में उलझाया जा रहा है हमको। आम आदमी पार्टी स्मार्ट सिटीजन बनाने पर काम कर रही है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि इनको हम राहत देते हैं, इनको रोजमर्रा के जो प्रधानमंत्री जी जैसे इकोनॉमिस्ट जो है, जब उनको रोजमर्रा की जिंदगी उनकी दूभर बना देते हैं टैक्स लाद लाद के, महंगाई कर करके, तो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स उनको तत्काल फौरी राहत देती है और उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं हम उनकी शिक्षा और उसमें करके, जिससे कि देश को वो अपने रोजगार के लायक बन सके। हम उनको पकौड़े के रोजगार के लायक नहीं बनाना चाहते, हम उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम उनको बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, हम उनको रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो ये भाषण है, ये चुनावी भाषण है और ये बहुत खतरनाक है। मिडिल क्लास के ऊपर सीधा सीधा अटैक है। मिडिल क्लास और जो लोगों का अधिकार है टैक्स के बाद जो छूट मिलने का है, सरकार सुविधाएं मिलने का, उसको वो इनवैलिड मान रहे हैं, संवैधानिक अधिकार को इनवैलिड मान रहे हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय बेचन जी को आमंत्रित करता हूं। संजय जी, क्या प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में एक और कंसर्न है जिस पर डिबेट होनी चाहिए और बात भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं, देश को लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमने पहला, दूसरा और तीसरा जो औद्योगिक क्रांति है उसमें ऑलरेडी हम बहुत पिछड़ गए हैं। देखिए ब्रिजेश जी, मैं वही बात कर रहा हूं जहां से मैंने ख़त्म किया था कि बात ये होनी चाहिए कि जब आप ऐसी योजनाएं लाएं तो आपके पास एडिशनल रिसोर्सेज हों। आप एडिशनल रिसोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हो? आपकी पब्लिक स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए, हेल्थ में बढ़नी चाहिए आपकी। अगर आप कल्याणकारी राज्य हो तो हेल्थ में आपको पब्लिक स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए। पब्लिक स्पेंडिंग अब आप देखो हेल्थ की, तो हेल्थ की जो मैक्सिमम पब्लिक स्पेंडिंग है वो नॉन प्लान, वो जो है प्लान बजट पे है, सैलरीज पे चली जाती है, बाकी चीज़ों पे चली जाती है। तो आपको पहले वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कल्याणकारी राज्य हैं हम तो शिक्षा पर ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा देखिए, आप जो एग्रीकल्चर पर, हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर पर जो स्पेंडिंग है सरकारों की वो लगातार घट रही है। आप रिसर्च पर आपकी कोई स्पेंडिंग नहीं है जी। आप जो है एक इंपोर्टिंग नेशन थे, आपको एक्सपोर्टिंग नेशन बनना है। अगर आपको तकनीकी क्रांति मिस नहीं करनी है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, आपको रिसर्च में इन्वेस्ट करना होगा, आपको नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा, आपको नए एंटरप्रेन्योर बनाने होंगे। ये बहुत गंभीर विषय है, इनको हम बहुत सुपरफिशियली इनको डिस्कस नहीं कर सकते। दो चीजों को सुरेंद्र जी ने कहा, दो चीजों को अलग अलग रखने की जरूरत है। कल्याणकारी योजनाएं भी चलनी चाहिए जो कि अंतिम व्यक्ति को देखें कि रिक्शा चलाने वाला है तो उसको दवाई मिले जी सर, वो बिना दवाई के मरे नहीं। जी जी तो मैं यही कह रहा हूं कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए और एक बाई पार्टीजन अप्रोच चाहिए। आप किसी दल पर देशद्रोही होने का आरोप नहीं लगा सकते। सभी जो हैं वो देश के लिए काम करते हैं, सबके अप्रोचेज अलग अलग हैं। तो मिलकर एक बाई पार्टीजन अप्रोच डेवलप करना चाहिए। 20 सेकंड आप करें तो ठीक और दूसरे करें तो देश के दुश्मन। ब्रजेश जी, हमने ये कहा ही नहीं, हमने जो किया है वो मैं कह रहा हूँ। 2013 के पहले देश के अंदर कितने एम्स थे, 2013 के पहले IIT कितने थे, ये सुरेंद्र जी ने नहीं बताया, और 2022 में कितने हैं। देश के चार कारखाने खाद के बंद थे, हमने प्रारंभ किया। आम आदमी पार्टी ने ये नहीं बताया कि कितने शिक्षकों की नियुक्ति किया और कितने हॉस्पिटल्स बनाए। करता हूं, आप सब ने इस डिबेट में बहुत संयम का परिचय दिया और अपने अपने पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहनों भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया। और डिबेट के पश्चात आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर रोक लग गई है और कोर्ट के आदेश की कॉपी भी आपको बताएंगे कि नगर निकाय में कि रोक के कारण क्या हैं। और अब राज्य निर्वाचन आयोग को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है चुनाव का ऐलान मत करना, अंतिम फैसला आने तक कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कल भी बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।